नमस्कार। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने और संसद पहुंचे और संसद की चौखट को उन्होंने दंडवत होकर प्रणाम किया, तब हम में से किसी ने नहीं सोचा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संविधान और लोकतंत्र पर इस तरह से हमले शुरू कर देंगे। आज कांग्रेस के खाते फ्रीज करके नरेंद्र मोदी ने उन सभी आशंकाओं को बल दे दिया है जिनमें यह साफ कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस केवल एक पार्टी और एक देश की अवधारणा पर चल रहे हैं। अब तक आप सुन चुके होंगे किस तरह से कांग्रेस के खाते फ्रीज किए गए और उसके बाद झूठी खबरें गोदी मीडिया ने दिखानी शुरू कर दी, जिनमें बताया गया कि कांग्रेस के खाते अनफ्रीज कर दिए गए हैं। ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो हास्यपद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और ये पैसा किसका है? ये कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। लगभग 25 करोड़ रुपया हमारा इकट्ठा हुआ है जो हमारे देश के अंदर, जिसमें 95% से भी ज्यादा पैसा 100 रुपए से भी कम यूपीआई से लोगों ने जमा कराया है। यूथ कांग्रेस का जो पैसा है, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है और वो पैसा इनकम टैक्स ने, भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है। हैरानी और दुख की बात है। और दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है। तो लोकतंत्र कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा? मैं इसलिए आज आपको बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं दुख से कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है। लोकतंत्र पे बेड़ियां लग गई हैं, लोकतंत्र पे तालाबंदी हो गई है। ये कांग्रेस के अकाउंट के ऊपर तालाबंदी या बेड़ियां नहीं है, ये लोकतंत्र के ऊपर तालाबंदी और बेड़ियां हैं। चुनाव से 2 हफ्ता पहले अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट जब फ्रीज हो जाते हैं, उसके ऊपर तालाबंदी हो जाती है, तो ये लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा चिंता और दुख की बात नहीं हो सकती। क्या हमारे देश के अंदर एक पार्टी का ही सिस्टम रहेगा? क्या हमारे लोकतंत्र के अंदर वन पार्टी पॉलिटिक्स हमारे देश के अंदर रहेगी? बाकी सभी के सभी पार्टियों के अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे? बाकी पार्टीज को क्या रहने का अधिकार नहीं है? इन झूठी खबरों को दिखाने में वह कंपनियां सबसे आगे हैं जिसमें एक खास उद्योगपति का निवेश है और उनके सभी प्लेटफॉर्म पर इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है। अब यह जानना जरूरी है कि आखिर खाते फ्रीज करने की नौबत क्यों आई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ही चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्टता से कहा है कि यह सूचना के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार की यह योजना रद्द की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सूचना के अधिकार, भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का यह योजना उल्लंघन करती है। यह केवल संयोग नहीं है कि चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर कल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में फटकार पड़ी है, उसकी योजना को असंवैधानिक बता दिया गया है और आज अगले ही दिन कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। और कांग्रेस के खातों को अनफ्रीज किए जाने के बारे में गोदी मीडिया झूठ बोल रहा है और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। इस बारे में कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी थोड़ी देर पहले बयान आया है, उस बयान को हमें देखना चाहिए। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बताया है कि इनकम टैक्स विभाग ने उनको एक सशर्त मंजूरी दी है। असल में यह मंजूरी इस प्रकार की है कि उनकी कांग्रेस को अपने खातों में 115 करोड़ रुपए रखने ही होंगे। तो जब इस तरह की मंजूरी दी जाती है, इसका अर्थ यह है कि इससे ऊपर की रकम का आप उपयोग कर सकते हैं। अजय माकन ने कहा है कि यह किसी भी प्रकार की राहत नहीं है और डेमोक्रेसी पर एक प्रकार से ताला लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने लिखा है ट्विटर पर
डेमोक्रेसी फ्रोजन। अब यह समझने की कोशिश करें कि जब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस बार 400 पार जाएंगे और वह सभी प्रश्नों को, सभी लोकतंत्र के सवालों को दरकिनार करते चले जाते हैं, तो आप समझने की कोशिश करें कि कैसे कोई पार्टी 400 पार जाएगी। एक तरफ विपक्ष है जिसको मीडिया लगातार कमजोर विपक्ष बता रहा है, जिसके पास बताया जा रहा है कि कोई मुद्दा नहीं है, उससे नेता रोज टूटकर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे कमजोर विपक्ष पर हमला करने का आशय यह है कि जो विपक्ष की कमजोरी बताई जा रही है, असल में वह सरकार की घबराहट है। एक घबराई हुई सरकार ही मुख्य विपक्षी पार्टी पर इस तरह का हमला कर सकती है। तुषार गांधी को आप सब जानते होंगे, गांधी जी के पड़पोते तुषार गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि 1930 में अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी पर इसी तरह की रोक लगाई थी, उनके खातों को फ्रीज कर दिया था। और आज 2024 में, यानी लगभग 100 साल के बाद, आप देखिए यह कैसा लोकतंत्र आ गया है, जब एक चुनी हुई सरकार, विशाल बहुमत की सरकार, जिसे हिंदुस्तान के, भारत के नागरिकों ने चुना है, वह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी पर हमला कर रही है। यह हमला लोकतंत्र पर हमला है। इसमें भाजपा के प्रवक्ताओं की ओर से जो बातें कही जा रही हैं, जरा उनको सुनने की कोशिश कीजिए। उसमें कहा जा रहा है कि यह कानून का पालन किया जा रहा है। आप जरा बताएं कि एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड की योजना को असंवैधानिक बताता है और अगले ही दिन सरकार कांग्रेस के खाते फ्रीज करने का आदेश दे देती है। हमें यह भी समझने की जरूरत है कि बीजेपी, जिसके 2 सांसद दशकों तक रहे और जो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के युग में 2 सांसदों की पार्टी के रूप में ही अधिकांश समय जानी गई, अगर उस पर ऐसी ही कार्रवाई होती जिसका दमन करना किसी भी शक्तिशाली सरकार के लिए कितना आसान था, तो आज भाजपा कहां होती। भाजपा ने जिस लोकतंत्र का उपयोग शासन में आने के लिए किया है, अब वह उसी लोकतंत्र को हाईजैक करके तानाशाही में बदल रही है, जहां असल में एक पार्टी और एक देश की बात है, विपक्ष के लिए कोई जगह ही नहीं है। इसीलिए चुन चुन करके सभी विपक्षी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह का दुष्प्रचार पिछले 10 वर्षों से किया जा रहा है और बिना मीडिया के सतत सहयोग के यह संभव नहीं था। उन राहुल गांधी को, जिनको बीजेपी, आईटी सेल और सरकार के मंत्रियों की ओर से लगभग हर दिन निशाना बनाया जाता है, अगर वह राहुल गांधी कमजोर हैं तो सरकार को कांग्रेस पार्टी के खातों को सील करने की क्या जरूरत होती। इसका मतलब भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जो जन समर्थन मिल रहा है, नागरिक जिस तरह से इन सभाओं में आ रहे हैं, सत्ता पक्ष में बहुत ज्यादा बेचैनी है। इसलिए यह जानना समझना बहुत जरूरी है कि यह कांग्रेस के खातों पर हमला नहीं है, यह लोकतंत्र पर ताला लगाने की बीजेपी की खुली साजिश है। इसको तानाशाही का फरमान समझिए और देश के नागरिकों को इसके खिलाफ खड़े होना होगा। यह बिल्कुल वही हिटलर की कहानी है जो जर्मनी में दोहराई गई थी। पहले नागरिकों को धर्म के आधार पर बांटा गया, फिर नागरिकों को उनकी पहचानों के आधार पर बांटा गया, फिर उनमें इस तरह से अलग अलग हमले किए गए कि हर किसी को यह लगता था कि वह अभी क्यों बोले। भारत जैसे विशाल देश में किसी एक समुदाय पर जब हमला होता है तो स्वाभाविक है कि बाकी लोगों में उस तरह से जागृति ना आए। इसी भारत की विशालता का, इसी भारत की विविधता का, जिसका अब तक हम लोग गुणगान करते थे, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार विधिवत साजिश करके इस्तेमाल देश की अखंडता को प्रभावित करने के लिए कर रही है, देश के संविधान और लोकतंत्र पर हमले के लिए कर रही है। 22 जनवरी को आप सबने देखा कि किस तरह से अयोध्या में एक धार्मिक आयोजन में
प्रधानमंत्री, आरएसएस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल मौजूद रहे। एक धार्मिक आयोजन में प्रधानमंत्री की इस तरह से भागीदारी पर बहुत सारी बातचीत पहले ही हो चुकी है। हम केवल यही बात कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री अपने संवैधानिक और लोकतांत्रिक दायित्वों की तरफ देखें। आपको इस पर सोचना चाहिए कि राम राम जपने वाले मोदी किस तरह से लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। राम का नाम लेने से राम राज्य नहीं आता है। राम राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बात है लोक कल्याण और मर्यादा का पालन। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार लगातार राम राज्य के नाम पर लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी पर यह हमला निंदनीय है और जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी ही कम है। असल में यह राहुल गांधी और उनकी यात्राओं से डरी हुई सरकार की कायराना हरकत है। यह हमला हमेशा एक ऐसे हमले के रूप में याद किया जाएगा जब शक्तिशाली सरकार एक लोकतांत्रिक नेता की यात्राओं से किस तरह से डर जाती है और तानाशाही रवैया अपना लेती है। जाते जाते आपको एक पुरानी बात मैं फिर से कहता हूं। आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी पर मेरी यह किताब 22 नवंबर को आई थी और उसके बाद किस तरह से गोदी मीडिया ने न केवल इसका बहिष्कार किया बल्कि इस पर तरह तरह की भ्रामक खबरें भी प्रकाशित की और झूठी सूचनाओं को बल दिया, मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया। आप इस किताब को पढ़ें और यह समझने की कोशिश करें कि आखिर राहुल गांधी में ऐसा क्या है। यह सवाल मुझसे लगातार पूछा जाता है कि राहुल गांधी पर 750 पेज की किताब आपने किस लिए लिखी और राहुल गांधी क्या ऐसा काम कर रहे हैं। इन सभी सवालों को आज आप कांग्रेस पर हमले से समझ सकते हैं। राहुल गांधी ही इस वक्त लोकतंत्र की सबसे बड़ी आशा हैं, लोकतंत्र की सबसे बड़ी उम्मीद हैं, क्योंकि उनकी राजनीति समावेशी है। जिस तरह से विपक्ष के नेता टूटकर भारतीय जनता पार्टी के प्रलोभन में, दबाव में विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी का खड़े होना भारत के लोकतांत्रिक विकास में, लोकतांत्रिक यात्रा में एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसलिए राहुल गांधी पर आपको पढ़ना चाहिए और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर पूरे देश में तमाम विपक्षी नेताओं के बीच भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मोदी सरकार राहुल गांधी के पीछे क्यों हमलावर है, राहुल गांधी पर ही क्यों सबसे अधिक हमले किए जा रहे हैं। और ठीक चुनाव से पहले जब सभी पार्टियां अपनी तैयारी करती हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी पर, उसके खातों पर इस तरह से हमला पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश है। इससे अच्छा है कि मोदी सरकार घोषित तौर पर इमरजेंसी लागू करे, घोषित तौर पर कहे कि चुनाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोदी जी ही अनंत काल तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे।